बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सेकेंड पेपर जो है हमारा एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म एंड इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथनोबॉटनी है ना। इसमें हमने लास्ट जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभिज्योतक का संगठन, जिसके अंदर हम इससे रिलेटेड थ्योरीज पढ़ने वाले थे जैसा कि हमने देखा। तो इन थ्योरीज से रिलेटेड हम अभी तक कुछ बातें डिस्कस कर चुके हैं, 3 थ्योरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आज के क्लास में हम आगे की थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम पीपीटी पर आकर के इसको डिटेल में समझेंगे, है ना। इन थ्योरीज का कंसेप्ट जो है पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार की थ्योरीज जो है वो दी गई थी, है ना। और 3 थ्योरीज जो है ना, हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, जिसके अंदर हम 3 थ्योरीज जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक हम एपिकल सेल थ्योरी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने समझा था कि जो है ना एपिकल पोर्शन होता है, या चाहे वो जड़ का हो या फिर तने का, वो एक सिंगल कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है ना। और उसी की डिवीजन से, उसी के विभाजन से पूरे पादप शरीर की व्युत्पत्ति होती है ना। दूसरा हमने देखा था हिस्टोजन थ्योरी, और हिस्टोजन थ्योरी में हमने 3 लेयर्स के बारे में समझा था, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम, और इन्हीं तीनों लेयर्स को सम्मिलित रूप से हमने क्या बोला था, आपका हिस्टोजन कहा था, या फिर टिश्यू सिस्टम पूरा के पूरा बोला था इसको, ठीक है। तीसरा हमने देखा था ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, जिसमें हमने ट्यूनिका का मतलब समझा और कार्पस का मतलब समझा, जो कि अलग अलग भागों का निर्माण करते हैं, ठीक है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। इन शॉर्ट हमारा सिलेबस जो है, फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या है, वो पूरी की पूरी प्लांट एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन से संबंधित है। प्लांट एनाटॉमी मतलब पादप आकारिकी क्या होती है। फिर जब हम इस इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर जाएंगे, है ना, जैसा कि हमने सिलेबस देखा कि पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम टिश्यू सिस्टम को समझेंगे, फिर मेरिस्टेमेटिक क्या होता है वो देखेंगे, फिर परमानेंट टिश्यू क्या होता है वो देखेंगे, फिर हम मेरिस्टेमेटिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मेरिस्टेमेटिक अगर अपनी मेन हेडिंग है तो मेरिस्टेमेटिक से रिलेटेड हमको क्या, पहले तो हमको उसके लक्षण पढ़ने पड़ेंगे कि विभिज्योतकीय ऊतक जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्या इनमें खास बात होती है। फिर हम देखेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार का होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट ने कुछ अलग बताया है क्या, तो हमने उनका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, हम उसका ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक का, कि संगठन है तो संगठन को समझाने के लिए शूट एपिकल मेरिस्टेम का कंसेप्ट आया, रूट एपिकल मेरिस्टेम का कंसेप्ट आया। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए जैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी है, वैसे ही रूट को समझाने के लिए भी दी होंगी, तो वो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि परमानेंट किस प्रकार के होते हैं, है ना। ये मेरिस्टेमेटिक खत्म होगा, फिर हमारा परमानेंट स्टार्ट हो जाएगा, स्थायी ऊतक स्टार्ट हो जाएगा। फिर स्थायी ऊतक के प्रकार, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, ये सब पढ़ेंगे, तो हमारी फर्स्ट और सेकंड यूनिट का मेन पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन हम थर्ड यूनिट के अंदर आएंगे, और थर्ड यूनिट के अंदर हमको कुछ टाइप स्टडी पढ़नी होगी। जैसे हम फर्स्ट ईयर के अंदर अलग अलग, जैसे हमने फंगस की बात करी तो फंगस में एल्ब्यूगो है, पेनिसिलियम है, ये सब टाइप स्टडीज पढ़ी थी, है ना। अब एंजियोस्पर्म के अंदर भी हम एनाटॉमी को पढ़ने के लिए कुछ टाइप स्टडी देखेंगे। टाइप स्टडी का क्या मतलब होता है, हमारे सिलेबस में कुछ 7-8 आपके मेंबर दे रखे हैं, उन मेंबर में हमको क्या करना है, उन मेंबर की जड़, तना, पत्ती, उनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की दिखती है वो समझना है ना। तो हम क्या करते हैं, उसका सेक्शन कटिंग करके माइक्रोस्कोप के अंदर पूरी व्यवस्था जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको करके, और फिर हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारे तीनों यूनिट का एक तरीके से समराइज पोर्शन है कि इन तीनों यूनिट में जो पूरी तरीके से एनाटॉमी से रिलेटेड है हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में हमको पता है कि हम इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में, इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या क्या हमारे डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे भोजन है तो भोजन में हमारे है ना, फूड है तो ऑयल हो गया, मसाले हो गए, तो उसमें अलग अलग चीज़ें हैं ना। मसालों में जैसे मिर्च है ना, उसके बाद में अपन जितनी भी चीज़ें देखते हैं, तो इन सब के बारे में हमको साइंटिफिक नेम, उनका आपका बस है ना कॉमन नेम,
लोकल नाम जो है उनका वो, उसके बाद में उसका उपयोगी पादप भाग है, इन सब चीज़ों के, जैसे कोकोनट है, कोकोस न्यूसीफेरा उसको हम बोलते हैं, तो वो उसका फिर साइंटिफिक नेम, फिर लोकल नेम नारियल, फिर हम कौन से पादप भाग से मिलता है वो, है ना, फिर हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषता होती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हम इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे जो जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, है ना, कौन सा, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब शूट स्तंभ शीर्षस्थ विभज्योतक का संगठन, स्तंभ शीर्षस्थ विभज्योतक का संगठन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास में नेक्स्ट जो बची हुई 4 थ्योरीज है ना, 3rd तक तो हम कंप्लीट कर चुके। 4th थ्योरी जो है हमारी वो है हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, ठीक है, जो कि आपकी किसके द्वारा दी गई थी, तो डर्मेन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। अब हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी जो डर्मेन ने प्रस्तुत करी थी, देखिए अभी तक हम जो थ्योरीज पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो भी साइंटिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसी लेयर है जो इन भागों का निर्माण कर रही है, हर किसी ने वही बताया है, बस उन लेयर्स के नाम अलग अलग है ना। जो आपके हैंस्टीन के या हिस्टोजन थ्योरी के अंदर जो डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम थे, उसी को फिर ट्यूनिका कार्पस में ट्यूनिका और कार्पस नाम दे दिया गया, है ना। वैसे ही कुछ इस प्रकार का संगठन जो है कि हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी के अंदर भी साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने यही बताया कि ये जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो शूट होता है, स्तंभ होता है, वो भी मल्टीपल लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है। शूट का जो एपिकल पोर्शन होता है वो बहुत सारी लेयर से मिलकर के बना होता है। तो इन्होंने क्या किया, उन लेयर्स को समझाने के लिए उन्होंने इस टर्म का यूज कर दिया, एल स्टैंड्स फॉर लेयर, परत, है ना। तो क्या किया, डर्मेन ने क्या बोला कि जो एपिकल पोर्शन होता है किसका, शूट का, वो बहुत सारी लेयर से मिलकर के बना होता है। तो उन लेयर्स को उन्होंने नाम दे दिया सिंपल सा L1, है ना, L2, L3, इस तरीके से और भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि L1 जो है वो निर्माण करती है आपकी एपिडर्मिस का, अधित्वचा का, है ना। L2 जो है वो निर्माण करती है आपका हाइपोडर्मिस का, है ना, कॉर्टेक्स का और वेस्कुलर बंडल का कुछ भाग, और जो L3 लेयर है वो निर्माण करती है वेस्कुलर लेयर का शीर्ष भाग, है ना। शीर्ष मतलब एपिकल पोर्शन, ठीक है। तो डर्मेन ने इन तीनों लेयर्स को सम्मिलित रूप से क्या कहा, हिस्टोजन कहा, है ना, इस प्रकार से। कुल मिलाकर के हम क्या बोल रहे हैं, डर्मेन के अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी, डर्मेन की ये जो थ्योरी है उसमें क्या बोला उन्होंने कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो शूट होता है वो बहुत सारी लेयर से मिलकर के बना होता है, और उसके लिए इन्होंने एक शॉर्ट टर्म एल का यूज किया। एल का मतलब होता है लेयर या परते, तो एल मतलब बहुत सारे लेयर से मिलकर बना होता है, तो उन्होंने नाम क्या दे दिया, L1, L2, L3, इस प्रकार से। L1 जो है उसका मतलब होता है, मतलब L1 जो है वो निर्माण करती है किसका, एपिडर्मिस। जैसा कि हम हिस्टोजन के अंदर हमने देखा था डर्मेटोजन था, है ना, डर्मेटोजन वाली लेयर किसका निर्माण कर रही थी, एपिडर्मिस का। वैसे ही यहाँ पर L1 लेयर नाम दे दिया इन्होंने। दूसरा L2 है, किसका निर्माण कर रही है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स या वेस्कुलर बंडल का कुछ भाग बना रही है। फिर L3 है, तो ये बना रही है वेस्कुलर बंडल का शीर्षस्थ भाग जो है ना, जो एपिकल पोर्शन है। और इन शॉर्ट डर्मेन ने क्या किया, इन तीनों लेयर्स को सम्मिलित रूप से क्या नाम दे दिया, हिस्टोजन नाम दे दिया। तो ये कंसेप्ट है डर्मेन का, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट है, कोई ऐसा टिपिकल कोई भी पोर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको सारी थ्योरीज का बेसिक चीज है वो समझना है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी, ये हमारी 4th थ्योरी हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है मेंटल कोर थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है, मेंटल कोर थ्योरी। तो जैसे अभी हमने ट्यूनिका कार्पस थ्योरी पढ़ी थी, कुछ इसी से रिलेट करती हुई हमारे पास में कौन सी थ्योरी है, मेंटल कोर थ्योरी।
तो फिफ्थ थ्योरी है ना, मेंटल कॉर थ्योरी। ये मैंने बोला आपको कि किससे रिलेट करती है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी से रिलेट करती है। जैसे वहां पर ट्यूनिका और कार्पस दो टर्म हमने पढ़े थे, ट्यूनिका और कार्पस, वैसे यहाँ पर दो टर्म है, मेंटल और कोर। तो वहां पर जो काम ट्यूनिका कर रही थी, है ना, ट्यूनिका का काम क्या था, एपिडर्मिस या ऊपर के भागों का बनाना, तो वो काम यहाँ पर कौन करती है, मेंटल। कॉर्पस का जो काम है वो यहाँ पर कौन सी लेयर करती है, कोर। मतलब कुछ भी नहीं है, बस लेयर के नाम जो है वो बदल गए। फिर साइंटिस्ट ने आगे और क्या बताया कि मेंटल जो है उसके भी 3 भाग बताए, है ना। मेंटल वाली जो लेयर है ना, मेंटल एक मोटी लेयर है, इसके भी इन्होंने क्या किए, 3 भाग बताए, है ना। मेंटल एक बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है और इसके 3 भाग बताए। एक तो है सब एपिकल मेरिस्टेम, है ना, जिसको इन्होंने बोला उप शीर्ष विभुजोतक। दूसरा है इनके पास में पेरीफेरल है ना मेरिस्टेम, जिसको इन्होंने बोला परिधीय उत्तक या परिधीय विभुजोतक। और थर्ड इन्होंने बोला सेंट्रल मेरिस्टेम, ठीक है, केंद्रीय आपका क्या, मेरिस्टेम, ठीक है। तो हमने पढ़ा मेंटल और कोर जो है वो ट्यूनिका और कार्पस से रिलेट करता है। जो काम वहां पर ट्यूनिका का है वही यहाँ पर कौन करता है, मेंटल करता है, और कार्पस का जो काम था वो यहाँ पर कौन करता है, कोर करता है। इन्होंने आगे बताया कि मेंटल एक काफी ज्यादा थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है, जो 3 भागों से मिलकर के बनी हुई होती है। सबसे अपर पोर्शन को उन्होंने नाम दे दिया सब एपिकल मेरिस्टेम, सबसे अपर पोर्शन पर पाए जाने वाले मेरिस्टेम को नाम दे दिया सब एपिकल मेरिस्टेम, परिधीय को बता दिया पेरीफेरल, और इसको बता दिया सेंट्रल। अगर इसको हम इस तरीके से समझें, है ना, कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोर्शन पाया जाता है, ये वाला पूरा पोर्शन, इसको तो नाम दे दिया सब एपिकल मेरिस्टेम, सब एपिकल मेरिस्टेम। परिधि पर पाया जाने वाला ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, इसको नाम दे दिया पेरीफेरल मेरिस्टेम। और ये वाला जो पोर्शन है जो सेंट्रल लेयर्स का निर्माण करता है, उसको नाम दे दिया सेंट्रल मेरिस्टेम। तो कुछ इस प्रकार से हमारी मेंटल और कोर थ्योरी जो है, जिसके 3 भाग जो है वो इस प्रकार से उन्होंने समझाने की कोशिश करी। अब हमारे पास में 2 थ्योरीज बचती हैं, एक तो फ्रेंच स्कूल और एक न्यूमैन्स कंसेप्ट। तो हम समझते हैं कि फ्रेंच स्कूल और न्यूमैन्स कंसेप्ट क्या कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो है वो आता है क्या, फ्रेंच स्कूल और न्यूमैन्स कंसेप्ट का, है ना। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो किसके ऊपर है, तो फिफ्थ पोर्शन, 6th हमारी थ्योरी हो जाएगी कंसेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल, कंसेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल, ठीक है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास में कि इन्होंने कुछ भाग बताए थे, सेल्स के एपिकल पोर्शन के कुछ भाग बताए थे। वो 3 भाग कुछ इस प्रकार से हैं, 3 छिद्र या 3 भाग बताए थे। वो 3 भाग है ना, एपिकल मेरिस्टेम का निर्माण इन 3 चीज़ों का जो है वो 3 चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होती है। सबसे पहले को नाम दिया एन्युअल इनिशियल, सबसे पहले को क्या नाम दिया, एन्युअल इनिशियल। दूसरे को नाम दिया मेरिस्टेम डी अटेंटे, ठीक है। और थर्ड को नाम दिया इन्होंने मेरिस्टेम मेड्यूलरी, है ना। अब जो आपकी एन्युअल इनिशियल है वो तो निर्माण करती है आपकी एपिडर्मिस का, एंडोडर्मिस का और कॉर्टेक्स का, ठीक है। जो मेरिस्टेम डी अटेंटे है ये निर्माण करती है मिडल पोर्शन, ठीक है। और ये आपका निर्माण करती है कि वेस्कुलर बंडल और पित्त का,
ठीक है, ये आपका निर्माण करती है मैस्कुलर बंडल और पित्त। हम कंसेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल पढ़ रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग एपिकल पोर्शन, जो शूट का जो एपिकल पोर्शन होता है, शूट का जो एपिकल पोर्शन होता है वो आपका, उसमें इस 3 प्रकार के हम बोल सकते हैं भाग या छिद्र पाए जाते हैं। थ्री टाइप के पोर्स या भाग जो है वो पाए जाते हैं। फर्स्ट इज एनुअल इनिशियल, सेकंड इज मेरिस्टेम डिएटेंटे और थर्ड इज मेरिस्टेम मेडुलरीज। एनुअल इनिशियल जो वाला भाग जो है वो निर्माण करता है एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स का। एपिडर्मिस सबसे ऊपर, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, ठीक है। मेरिस्टेम डिएटेंटे निर्माण करता है मिडल पोर्शन या मध्य भाग का। और इन शॉर्ट हम बोलते हैं कि ये जो है ना, ये जो छिद्र है या ये जो पोर्शन है वो कब डेवलप होते हैं, फ्लावरिंग के टाइम पर, ऐसा कहना है इस जो साइंटिस्ट है उनका, ठीक है। और मेरिस्टेम मेडुलरीज जो है ये निर्माण करते हैं वेस्कुलर बंडल और पित्त का, ठीक है। तो हर साइंटिस्ट अपने अपने अकॉर्डिंग लेयर्स के नाम बदलता जा रहा है। कुल मिलाकर के लेयर्स का काम वही है। हम शूट एपिकल मेरिस्टेम के ही भाग पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने उनके नाम बदल करके अलग अलग रख दिए हैं बस, और उनका काम वही है, ठीक है। और लास्ट हम पढ़ते हैं न्यूमन्स कंसेप्ट। 7th हम किसका पढ़ते हैं? न्यूमन्स कंसेप्ट, है ना, न्यूमन्स कंसेप्ट। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने भी यही बताया कि हमारा जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसके संगठन में 3 भाग होते हैं, है ना। 3 भाग या 3 पार्ट्स जो हैं वो एपिकल मेरिस्टेम के संगठन के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? इन 3 भाग के बारे में इन्होंने बताया। एक तो है मोनोप्लेक्स, एक है सिंप्लेक्स और एक है ड्यूप्लेक्स, है ना। 3 भाग कौन कौन से हैं? मोनोप्लेक्स, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं न्यूमैन का कंसेप्ट। न्यूमैन ने बताया कि शूट का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसके अंदर 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। मोनोप्लेक्स, सिंप्लेक्स, 3 पार्ट हो सकते हैं ना, मोनोप्लेक्स, सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स। नाम से एक लेयर है जो केवल एक लेयर का निर्माण करे, मोनोप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स 2 लेयर का निर्माण करें। सिंप्लेक्स मोर देन 2 लेयर्स। तो इस तरीके से इन्होंने भी समझाया कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो इस तरीके से अलग अलग आपके उसमें डिवाइडेड होता है, अलग अलग लेयर जो होती है इसमें उपस्थित वो अलग अलग पार्ट्स का निर्माण करती है। तो हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग उन्हीं का काम जो है, उन्हीं लेयर्स के नाम बदल दिए हैं और उन सेल्स के नाम बदल दिए हैं, लेकिन उनका काम एक जैसा है, ठीक है। तो हमने 7 कंसेप्ट ऑफ जो पढ़े हैं, किसके थ्योरीज पढ़ी हैं हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए। हम इन सब जो थ्योरीज हैं उनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। हम स्लाइड के अंदर देख लेते हैं। तो अब हमारे पास में आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। अब हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेम, इसको हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो हम समझते हैं, अभी तक हम 3 थ्योरीज के बारे में मतलब जो है हमने बाकी 7 जो बाकी बची हुई 4 थ्योरीज थी उसके बारे में भी समझ लिया है कि क्या कहना चाहती है ये थ्योरीज, ठीक है। तो अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आज की फर्स्ट थ्योरी कौन सी थी? उत्तकजन परत सिद्धांत, हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? डरमेन के द्वारा। कब प्रतिपादित की गई थी? 1947 के अंदर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? डरमेन के द्वारा 1947 में किया गया था। ट्यूनिका और कार्पस सिद्धांत को नकारते हुए किया गया था। इसके अनुसार वृद्धिकारी शीर्ष में कई स्तर पाए जाते हैं, जैसा कि हम ट्यूनिका और कार्पस के अंदर पढ़े कि ट्यूनिका और कार्पस 2 ऐसी लेयर होती हैं जो बाकी के भागों का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि इन्होंने बताया कि ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को इन्होंने नकार दिया पूरी तरीके से, और इसके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि वृद्धिकारी शीर्ष जो है, वृद्धिकारी शीर्ष भाग में कई स्तर पाए जाते हैं, बहुत सारे लेयर्स पाई जाती हैं। इनकी आधारभूत संख्या 3 है, मतलब मिनिमम जो नंबर है इनका वो 3 है, और ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः ये 3 से अधिक होती हैं, है ना। इन स्तरों को विशिष्ट नाम देकर, जैसे कि L1, L2, L3, L4 आदि नाम दिए, और इनमें से L1 द्वारा
स्तंभ व पर्णों की अधिचर्म मतलब एपिडर्मिस का निर्माण किया जाता है। L2 के द्वारा अधस्त्वचा का निर्माण मतलब हाइपोडर्मिस का निर्माण किया जाता है। वल्कुट और संवहन ऊतकों का कुछ भाग बनाया जाता है और L3 के द्वारा संवहन ऊतकों का शेष भाग और पित्त का निर्माण जो है वो किया जाता है ना। तो इस तरीके से L से समझाने की कोशिश की है। इन शॉर्ट हिस्टोजन थ्योरी क्या बोलती है, डरमेन ने बताया कि जो एपिकल पोर्शन होती है स्तंभ के वो कई लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है ना। ये लेयर्स 3 भी हो सकती है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है ना। इन लेयर का इन्होंने क्या शॉर्ट में क्या कहा, L से समझाने की कोशिश की है। L मतलब लेयर, ये 3 होगी तो L1 L2 L3, ज़्यादा होगी तो आगे कंटिन्यू होता जाएगा। जैसा हमने बोला है L1 जो है वो जनरली लीव्स के अंदर या स्टेम के अंदर एपिडर्मिस का निर्माण करती है। L2 जो है वो हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल का कुछ भाग बनाने का काम करती है, ठीक है। और आपकी जो नेक्स्ट L3 लेयर है वो वेस्कुलर टिश्यू का शीर्ष भाग और पित्त बनाने का काम जो है वो करती है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये थ्योरी जो है ना वो ट्यूनिका कार्पस को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है वो आपकी क्या बोलती है कि 2 लेयर जो है ट्यूनिका और कार्पस वही आपके सभी भागों का निर्माण जो है वो करता है, ठीक है। तो ये हमारी हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी है और है ना। डरमेन ने इन तीनों साइंटिस्ट को क्या नाम दिया, डरमेन ने इन तीनों लेयर्स को क्या नाम दिया, हिस्टोजन नाम दिया। तो ये हमारी कौन सी थ्योरी हो गई, हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, ठीक है। डरमेन और हैंस्टीन के उत्तकजनवाद सिद्धांत के जैसी है वैसे तो देखा जाए तो ये थ्योरी, ठीक है। हिस्टोजेनिक लेयर्स कहा है डरमेन ने इन तीनों को, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीपल हमारी लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, मल्टीपल लेयर्स हैं। ये पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन, रिब जोन, पेरिफेरल जोन, ये L1 L2 L3। L1 जनरेट्स एपिडर्मिस, L2 जनरेट्स इंटरनल टिश्यूज, L3 ये आपके वेस्कुलर बंडल का पोर्शन बनाएगी। ये लीफ के प्रीमोर्डियल हो गए है ना, शूट एपिकल टॉप पर प्रेजेंट होगी शूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। तो ये पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन, रिब जोन, ठीक है। पेरिफेरल जोन परिधि पर पड़े होगा तो पेरिफेरल, बीच में होगा तो सेंट्रल, है ना। L1 L2 और L3 का काम हमने देख लिया। L1 L2 और L3 का काम है L1 L2 और L3 का काम क्या है, तो बाकी की लेयर्स को बनाना। नेक्स्ट हम थ्योरी देखेंगे अब मेंटल कॉर थ्योरी। पॉफम और चान जो है उनके द्वारा ये डिस्कवर की गई थी 1950 के अंदर। इन्होंने मेंटल कॉर वाद प्रस्तुत किया। इन्होंने स्तंभ की शीर्षस्थ कोशिका समूह की बाहर वाली मुग्धाकार डोम शेप्ड कोशिका स्तर के लिए मेंटल और है ना, बाहर वाली के लिए तो बोला मेंटल और केंद्रीय भाग की परतों के लिए कोर बोला। जैसे वहाँ पर ट्यूनिका और कार्पस का यूज़ किया था, बाहर वाली ट्यूनिका और आंतरिक परत के लिए कोर यूज़ किया था, वैसे यहाँ पर मेंटल और कोर का यूज़ किया। केंद्रीय भाग की परतों के लिए कोर का शब्द का प्रयोग किया। यह बात जो है वो ट्यूनिका कार्पस का ही एक दूसरा रूप है ना, जिसमें केवल शब्दावली का ही परिवर्तन है ना। हम बार बार क्या पढ़ रहे हैं, केवल और केवल टर्मिनोलॉजी का ही फर्क है इसके अंदर। जैसे वहाँ पर ट्यूनिका यूज़ किया, यहाँ पर मेंटल यूज़ किया बाहर की परतों के लिए, वहाँ पर कोर यूज़ किया, यहाँ पर वहाँ पर कॉर्पस यूज़ किया, यहाँ पर कोर यूज़ किया आंतरिक परतों के लिए। तो ये हमारी थ्योरी थी कौन सी, मेंटल कोर थ्योरी। नेक्स्ट, यह वाद ट्यूनिका कार्पस वाद का ही दूसरा रूप है, जिसमें केवल शब्दावली का ही परिवर्तन है। जैसे ट्यूनिका के लिए मेंटल और कार्पस के लिए कोर शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब कोर के मेंटल की अगर हम बात करें है ना, मेंटल की, तो यह एक लेयर मोटा होता है। इसमें कोर के 3 भागों में बांटा गया है ना, जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अब 3 लेयर कौन कौन सी है, एक हमने बोला सब एपिकल मेरिस्टेम है ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन कौन सी लेयर्स हैं हमारे पास में, हमारे पास में 3 लेयर हैं। एक तो हमने बोला सब एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा हमने बोला पेरिफेरल मेरिस्टेम और तीसरा हमने बोला सेंट्रल मेरिस्टेम। सब एपिकल मेरिस्टेम 3 भाग बता रहे हैं हम, सब एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है पेरिफेरल मेरिस्टेम और तीसरा है सेंट्रल मेरिस्टेम, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सब एपिकल मेरिस्टेम की या शीर्ष उपशीर्ष विभज्योतक की। तो जस्ट मेंटल के नीचे है ना, जैसे मेंटल हमारा सिंगल मोटी लेयर होता है और कोर के हम 3 भाग के बारे में समझ रहे हैं ना। मेंटल तो हमारा सिंगल लेयर हो गई
मोटी लेयर हो गई। और कोर के बारे में हम समझ रहे हैं, तो कोर को हमने 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा। सब एपिकल मेरिस्टेम मेंटल के नीचे का भाग होता है, मेंटल के जस्ट नीचे का भाग क्या कहलाता है, सब एपिकल मेरिस्टेम। यह कम विभाजनशील और मेंटल के नष्ट होने पर इसे वापस से प्रतिस्थापित करता है। उसे क्या कर देता है, मेंटल अगर नष्ट हो जाएगी तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगा किसका, इसका सब एपिकल मेरिस्टेम का। क्लियर है? तो इसको प्रतिस्थापित कर देता है। दूसरा आता है पेरिफेरल मेरिस्टेम। यह मध्य स्थित भाग होता है। इसका कार्य कॉर्टेक्स तथा प्रोकैम्बियम को बनाना होता है ना। पेरिफेरल का काम क्या होता है, ये सब एपिकल के बाद में प्रेजेंट होगा और है ना, इसका काम क्या होगा, कॉर्टेक्स और प्रोकैम्बियम को बनाना। तीसरा हम पढ़ते हैं सेंट्रल मेरिस्टेम, केंद्रीय जो है वो उसके अंदर सबसे अंदर स्थित भाग होता है, पित्त का निर्माण करता है। इन तीनों लेयर्स को कोर कहा जाता है। इन तीनों लेयर्स को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इन तीनों लेयर्स को सम्मिलित रूप से कोर कहा जाता है। ठीक है, तो मेंटल और कोर ये आप देख लीजिए। मेंटल आउटर मोस्ट लेयर है ना, मेंटल हमारी कौन सी लेयर हो गई, मेंटल हमारी हो गई सबसे आउटर मोस्ट लेयर इस प्रकार से है ना। फिर आप ये अंदर वाला सारा कोर है ना, मेंटल और कोर, तो ये तो मेंटल हो गई सबसे आउटर मोस्ट लेयर और ये अंदर वाली सारी कोर हो गई। तो मेंटल सबसे आउटर मोस्ट हो गई, फिर कोर को हमने 3 भागों में बांट दिया। ये सब एपिकल मेरिस्टेम जस्ट एपिकल के नीचे है ना, सब एपिकल मेरिस्टेम। फिर ये परिधि पर है पेरिफेरल मेरिस्टेम और ये सेंटर में है सेंट्रल मेरिस्टेम। ये तीनों मिलाकर के हो गए कोर, ये नहीं है ना, ये नहीं, ये तीनों मिलाकर के हो गए कोर। तो ये मेंटल एंड कोर थ्योरी। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल। कंसेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल। फ्रेंच स्कूल का मत क्या बोल रहा है कि यह बात कई फ्रांसीसी शारीरज्ञों जैसे प्लांटेफॉल, बुवेट, कैम्फोर्ट आदि के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने शीर्षक विभाजक में 3 क्षेत्रों की उपस्थिति को माना और इसके लिए इन्होंने भिन्न भिन्न नाम भी दिए। अब इन्होंने इन 3 क्षेत्रों के लिए क्या नाम दिए है ना, एक तो हमने बोला एनुअल है ना, अभी हमने समझा एनुअल इनिशियल है ना, एक तो हमने बोला एनुअल इनिशियल, दूसरा हमने बोला मेरिस्टेमेटिक डी अटेंटे है ना, दूसरा हमने बोला मेरिस्टेम डी अटेंटे और थर्ड हमने बोला मेरिस्टेम मेडुलरीज, थर्ड हमने बोला मेरिस्टेम मेडुलरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांटेफॉल, बुवेट और कैम्फोर्ट ने क्या बताया। इन्होंने भी एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए 3 भाग बताए है ना, 3 भाग माने और इसको अलग अलग नाम दिया। ठीक है, 3 क्षेत्र बताए और उसको अलग अलग नाम दिए। ठीक है, सबसे पहला हमने बोला एनुअल इनिशियल है ना, यह भाग जो है वो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स का निर्माण करता है ना। यह भाग किसका निर्माण करता है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और आपके कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। थर्ड हमने मेरिस्टेमेटिक मेडुलरीज बोला है ना, डबल एम। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यह भाग जो है कौन सा, सबसे पहले हम एनुअल इनिशियल की बात कर रहे हैं, तो यह भाग एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स बनाता है। दूसरा मेरिस्टेमेटिक डी अटेंटे, यह बाहरी तथा केंद्रीय भाग के मध्य में स्थित होता है, केवल पुष्पन के समय ही एक्टिव होता है। ठीक है, फिर इसके बुवेट ने अगेन 2 भाग और बताए, मतलब मेरिस्टेम डी अटेंटे के बुवेट ने अगेन 2 भाग बताए थे। एक तो उन्होंने बताया प्रोमेरिस्टेम स्पोरोजिन और एक इन्होंने बताया प्रोमेरिस्टेम रिसेप्टिकुलर। ठीक है, लास्ट हम मेरिस्टेमेटिक मेडुलरीज की बात करते हैं, जिसको पित्त मेरिस्टेम भी बोलते हैं। तो ये केंद्रीय पित्त मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये केंद्रीय भाग का निर्माण करता है, या केंद्रीय भाग जैसे पित्त हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया, इनका निर्माण करता है ना। केवल फ्लावरिंग के टाइम पर ही एक्टिव होते हैं ये है ना, इस मत को ज़्यादा मान्य नहीं समझा गया है। तो ये आप देख सकते हैं है ना, ये प्रोमेरिस्टेम स्पोरेंजिन, ये हमारा हो गया प्रोमेरिस्टेम स्पोरोजिन और प्रोमेरिस्टेम रिसेप्टिकुलर है ना। ये हमारे सेकंड वाले के भाग हो गए मेरिस्टेम डी अटेंटे के। ठीक है, ये एनुअल इनिशियल सबसे अपर पोर्शन। ठीक है, ये सेकेंडरी हो गया मेरिस्टेम मेडुलरीज और ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है ना, फर्स्ट एनुअल इनिशियल। ठीक है, सेकेंड आपका हो गया मेरिस्टेम डी अटेंटे और थर्ड हो गया मेरिस्टेम मेडुलरीज। ठीक है, तो ये 3 भाग हो गए। अब लास्ट हमारा कंसेप्ट बचता है वो है न्यूमैन का सिद्धांत। न्यूमैन की थ्योरी जो है वो हमको पढ़नी है। न्यूमैन के जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो क्या बोला न्यूमैन ने, तो न्यूमैन 1961
65 ने स्तंभ के शीर्ष के संगठन के संबंध में एक सर्वथा नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार विभिन्न पादप समुदाय में पाए जाने वाले शीर्षस्थ विभेद्योतक को किसी एक ही प्रकार के सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, मतलब एक थ्योरी के थ्रू आप उसको नहीं समझा सकते। उन्होंने क्या किया, उसने प्ररोह शीर्ष में पाई जाने वाली आरंभिक कोशिकाएं, इनिशियल जो सेल्स होती हैं, उसके लिए सतत विभेद्योतकी अवशेष, कंटिन्यूटिंग मेरिस्टेमेटिक रेसिड्यू पद का प्रयोग किया। ठीक है, कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेसिड्यू शब्द का प्रयोग किया और बताया कि विभिन्न पादप समुदाय में 3 प्रकार के संगठन प्ररोह शीर्ष में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के संगठन जो हैं वो प्ररोह शीर्ष में पाए जाते हैं। फर्स्ट को बोला मोनोप्लेक्स, सेकंड को बोला ड्यूप्लेक्स और थर्ड को बोला सिंप्लेक्स। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो न्यूमेंस का जो कंसेप्ट है उसके अनुसार शूट एपिकल मेरिस्टेम को किसी एक थ्योरी के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है ना। और तो उन्होंने क्या बताया कि एपिकल मेरिस्टेम में पाई जाने वाली जो इनिशियल सेल्स होती हैं, है ना, उसके लिए उन्होंने एक टर्म का यूज़ किया, सतत विभेद्योतकी अवशेष। तो एपिकल मेरिस्टेम में पाई जाने वाली आरंभिक कोशिकाओं के लिए उन्होंने कौन सा शब्द का यूज किया, सतत मेरिस्टेम अवशेष। और बताया कि पादप समुदाय में 3 प्रकार के संगठन पाए जाते हैं जो एपिकल मेरिस्टेम के संगठन होते हैं। पहला मोनोप्लेक्स, दूसरा ड्यूप्लेक्स, तीसरा सिंप्लेक्स। पहला मोनोप्लेक्स जो है वो जनरली फर्न्स के अंदर देखा गया है, फर्न्स की जातियों के अंदर पाया गया है और यह एकल लेयर के रूप में पाया गया है। दूसरी बात, यह सेल्स के समूह में पाया जाता है, ग्रुप है ना, या तो ये सिंगल होता तो सिंगल लेयर है, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक प्रकार का डिवीजन वह सेल की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, सिंगल लेयर हो गई, सिंगल लेयर होगी तो मोनोप्लेक्स। दूसरा सिंप्लेक्स, यह जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है और यह एक से अधिक लेयर का। सिंप्लेक्स हमेशा मल्टीपल लेयर है ना। हमने क्या समझा था, मोनोप्लेक्स मतलब सिंगल लेयर का बना हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एपिकल मेरिस्टेम का संगठन पढ़ रहे हैं। अगर सिंगल लेयर से मिलकर बना होगा तो मोनोप्लेक्स, मोर देन 2 लेयर से मिलकर बना होगा तो सिंप्लेक्स, है ना। और तो इसमें 2 टाइप के डिवीजन होंगे, एंटीक्लाइनर और पेरिक्लाइनर। जैसा कि मोनोप्लेक्स जो है वो फर्न्स के अंदर पाया जाता है, सिंप्लेक्स जो है वो जनरली जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर पाया जाता है। लास्ट हम बात करते हैं ड्यूप्लेक्स की। लास्ट हम बात करते हैं किसकी, ड्यूप्लेक्स की। तो यह मेनली किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर पाया जाता है। ये भी 2 लेयर का मिलकर बना होता है। ड्यूप्लेक्स मतलब 2। बाहरी स्तर को सुपीरियर या सतही परत भी बोलते हैं और ऊपरी लेयर को हमेशा एंटीक्लाइनल डिवीजन, है ना। ऊपरी लेयर में हमेशा कौन सा डिवीजन होता है, एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। बाहरी लेयर को ट्यूनिका और आंतरिक परत को कार्पस भी कहा जाता है। 2 लेयर होते हैं ना, तो बाहरी लेयर जो होगी उसको ट्यूनिका बोलेंगे और आंतरिक परत को कार्पस बोलेंगे। इन शॉर्ट न्यूमैन का कहना यह था कि आप किसी एक सिद्धांत के द्वारा आप एपिकल मेरिस्टेम के संगठन को नहीं समझा सकते। उसके लिए आपको मल्टीपल थ्योरीज या बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों पर कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला, ड्यूप्लेक्स जो है वो मोनोप्लेक्स जो है फर्न्स के अंदर सिंगल लेयर होती है। सिंप्लेक्स जिम्नोस्पर्म के अंदर मल्टीपल लेयर से मिलकर बना होता है जो एपिकल होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है वो। और एंजियोस्पर्म के अंदर 2 लेयर से मिलकर बना होता है। बाहरी लेयर को ट्यूनिका और आंतरिक लेयर को कार्पस कहा जाता है। अब 2 लेयर है तो इनर लेयर में तो एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है और दूसरी लेयर में मतलब जनरली एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों तरीके के डिवीजन जो है वो दोनों तरीके की लेयर के अंदर देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके एक संगठन को समझा। ये आप देख सकते हैं, सिंगल लेयर होगी तो आपके कौन सा हो जाएगा, फर्न्स के अंदर पाया जाने वाला मोनोप्लेक्स, जिम्नोस्पर्म के अंदर पाया जाने वाला सिंप्लेक्स और एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाने वाला ड्यूप्लेक्स, जिसमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों तरीके के डिवीजन होते हैं। ठीक है, और जो लेयर हैं उनका नाम ट्यूनिका और कार्पस रखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये कंसेप्ट है या फिर हम बोले कि जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए जो बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, उस एपिकल मेरिस्टेम में भी कौन सा एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना।
शूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब स्तंभ शीर्ष विभुजोतक को समझाने के लिए जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी, इसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होगा, है ना, कौन कौन सी लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, कौन कौन सी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होगी, तो हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, उसकी थ्योरीज यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रूट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।